हे ऑल, इट्स आयुष। एंड यार आज की वीडियो से हम लोग जीसीपी के पहले सर्टिफिकेशन की, जिसका नेम होता है गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर, जो फाउंडेशन लेवल का होता है, उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उन्हें ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहली इंट्रो वीडियो में इस वाली में समझ लोगे तो आगे चल के आसानी रहेगी। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो को आगे पीछे करते रहना। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं, ये है अपना गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर के लिए ये 4 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं, ये 4 कोर्सेज आपको पढ़ने हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। किसकी? जीसीपी के पहले फाउंडेशन सर्टिफिकेट की, जिसको हम लोग गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर कहते हैं। ठीक है, ये चारों कोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप ये चारों कोर्सेज को पढ़ लेते हैं तो आप इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अभी मैं शुरुआत करता हूं फर्स्ट कोर्स से। मैं आपको फर्स्ट कोर्स पढ़ाऊंगा, बट कैसे पढ़ाऊंगा ये मेन चीज है। मैं टेक द कोर्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसको समझना। इसमें टोटल 4 कोर्स थे और हर कोर्स में 2 या 3 मॉड्यूल हैं। ठीक है, और मैं आज की वीडियो में एक मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। ऐसे ही मैं आगे वाली वीडियोस में एक एक मॉड्यूल आपको पढ़ाता चलूंगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा लॉजिक बता दूंगा, जो जो मेन चीजें वो समझा दूंगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, पहले मेरी वीडियो देख लो। मैं हर दिन एक मॉड्यूल की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पहले अगर आप मॉड्यूल को देख लेंगे, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में सब कुछ सिंपली समझा दूंगा, क्योंकि मैंने भी इससे ही पढ़ा था और कोई अगर आपको पढ़ाता है तो वो भी कहीं से पढ़ के ही आता है। ठीक है, तो मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगी कि जैसे मैं ये पढ़ा दूं आपको, ये वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप जाके ये जो पहली मॉड्यूल है ये वाली वीडियोस को देख लें। इससे क्या होगा कि पहली मॉड्यूल आपकी हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगी, आप हमेशा के लिए इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लॉजिक मुझसे समझ जाएंगे और बाकी थ्योरी इनसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मैं हर दिन एक एक मॉड्यूल के ऊपर वीडियो क्रिएट करूंगा। ठीक है, और फिर ये जो 4 कोर्सेज है इनको कंप्लीट कर दूंगा। आई होप आप लॉजिक को समझ गए होंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाउंडेशन में बेसिकली आपको ये इमेजिन करवाते हैं, आपके दिमाग में सर्विसेज बताते हैं, सर्विसेज कौन कौन सी होती है गूगल क्लाउड की। और बेसिकली क्लाउड में स्टार्टिंग में आपको इमेजिन करवाते हैं। आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि ये चीज क्या हो रही है, सही से अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। थ्योरी से आप इसको निकाल सकते हैं, बट आप थ्योरी से लॉन्ग रन में नहीं जा पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए। फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे। तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है। ठीक है, सो यार आप शुरू करते हैं। ये है कोर्स का नाम, ठीक है, आपने वहां से देख लिया होगा। ये मॉड्यूल फर्स्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और इसके सारे ये सब टॉपिक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग में ये लिखा है इन्वेंशंस थ्रू आउट हिस्ट्री ट्रिगर थाउजेंड्स ऑफ इनोवेशंस, जो कि इस पर्टिकुलर वेब के फॉर्म में थे। इनोवेशन से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इनोवेशन डिफरेंट फॉर्म्स में थे। जैसे सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर स्टीम इंजन आया, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन आया, फिर आपका कंप्यूटर आया और फिर लास्ट में आपका डेटा साइंस आया। तो मेनली इन्होंने बताने की कोशिश ये की कि हर पर्टिकुलर वेब में एक कोई इनोवेशन हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेन चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद जब आप मेन वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे इनोवेशंस हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दीज वेव्स हैव ऑल वन थिंग इन कॉमन, दे ट्रांसफॉर्म बोथ द सप्लाई एंड डिमांड एट द सेम टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लाई और डिमांड दोनों सेम टाइम पे हो रही थी हर एक इनोवेशन पर। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं आपको सप्लाई का। इनोवेशन में समझ लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी ने सप्लाई कैसे मेंटेन करी? जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो जो कंपनीज थी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वो अब रात में भी काम कर पा रहे थे। ठीक है, इस तरह से सप्लाई बढ़ा दी इनोवेशन ने। कौन सी इनोवेशन ने? इलेक्ट्रिसिटी ने। ठीक, अब डिमांड कैसे बढ़ाई कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टीवी चलने लगी। अब टीवी चलने लगी तो कंज्यूमर बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। तो इस तरह से पहले तो इनोवेशंस आई हर एक पर्टिकुलर वेब के फॉर्म में। पहले स्टीम इंजन, फिर ऐसे प्रिंटिंग प्रेस, ऐसे ऐसे करके हर एक इनोवेशन आई। इनोवेशन ने क्या किया कि उसने फिर सप्लाई और डिमांड चेन को बना दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो में इन्होंने बताया है। ठीक है, सेकंड चीज ये, वी आर राइट इन द मिडिल ऑफ अनदर पैराडिग्म शिफ्ट, क्लाउड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग हाउ बिजनेस क्रिएट वैल्यू, हाउ पीपल वर्क एंड अल्टीमेटली हाउ पीपल लिव। अब ये कहना चाहते हैं कि पहले ये सारे इनोवेशन हुए और अब जो इनोवेशन हो रहा है वो हो रहा है क्लाउड का, क्लाउड टेक्नोलॉजी का। और वो क्या कर रहा है? वो ये सारी चीजें कर रहा है। फिर इन्होंने बताया कि व्हाट इज द क्लाउड? द क्लाउड इज द मेटाफर फॉर द नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स। क्लाउड में डेटा सेंटर के नेटवर्क हैं। डेटा सेंटर को ऐसे मान लो
कोई फैक्ट्रीज हैं जिसमें डेटा रखा जाता है, विच स्टोर एंड कंप्यूट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट। दे स्टोर एंड कंप्यूट इंफॉर्मेशन, कंप्यूट मतलब कोई भी चीज जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो थ्रू आउट द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से पूरा मतलब एक तरह से चेन बन गई है सारे डेटा सेंटर्स की। मेनली काम होता है डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा को कंप्यूट करते हैं, डेटा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस नीडेड टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड ओवर द क्लाउड। अब बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है, तो जो क्लाउड की मदद से डेटा ट्रांसफर होता था डेटा सेंटर्स में, उसको क्लाउड टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करती है, ठीक है, rather than the data that depends on your computer's hard drive, ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च किया है अपफ्रंट टू सेट अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड स्टोर एंड प्रोसेस देयर डेटा। पहले क्या होता था, ये लॉजिक को समझना, पहले कोई भी कंपनी है XYZ मान लो, वो अपने डेटा को कहाँ स्टोर करती थी, वो स्टोर करने के लिए नॉर्मल सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर ही उन्हें रखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मान लो कि डेटा सेंटर उन्हें खुद से बनाने पड़ते थे जहां डेटा रखा जाता था, ठीक है। अब जितना ज्यादा कंपनी काम करेगी उतना ज्यादा उसका डेटा जनरेट होगा, उसके यूजर्स डेटा जनरेट करेंगे, ये पहली मेन चीज थी, पहले ये होता था, ठीक है। तो इसको क्लाउड ने कैसे कम किया वो अभी आगे समझना। कंपनी सच एज गूगल क्लाउड हैव इन्वेस्टेड हेवली इन देयर ओन IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ दे आर हेल्पिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन। मेन पर्पस ये है कि गूगल क्लाउड ने सोचा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी कंपनी है वो अपने डेटा को कितना रख पाएगी, एक लिमिट तक ही रख पा रही है, उसके बाद उसे और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ रहा है और रिसोर्सेज को डालना पड़ रहा है जिससे वो अपने डेटा को रख पाए। तो गूगल क्लाउड ने क्या किया, उसने कहा कि हम पूरी रिसोर्सेज को डालेंगे, हम डेटा सेंटर को बनाएंगे और लोग क्या करेंगे, उसकी मदद से डेटा को रखेंगे हमारी सर्विस में, ठीक है, जिसको उन्होंने गूगल क्लाउड नेम दिया। तो यार ये मेन प्लान था, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करी गूगल ने जिसको नेम दिया उन्होंने गूगल क्लाउड का। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड टू रीडिजाइन एंड रीडिफाइन रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स, द रिजल्ट इज ए कंपनी वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मेन पर्पस ये है कि कोई पुरानी अगर कंपनी होती थी तो हर एक कंपनी अपने आर्किटेक्चर अपने हिसाब से चल रही है, ठीक है, वो अब उन्हें आदत पड़ गई है डेटा को स्टोर करने की, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेगी। बट अगर उन्होंने सोचा कि अब टेक्नोलॉजी क्लाउड पे आ गई है तो मुझे भी अपने डेटा को क्लाउड पे रखना पड़ेगा, तो क्लाउड का यूज करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो वो पहले से कर रहे थे वो उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर उन्हें वो चेंज करना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि पहले काम मानो ऐसे हो रहा था आराम से, अब एकदम से उन्हें पूरा पलटना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सारी चीजों का चेंजेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी कंपनी की एक तरह से चेन ही बदल जाती है। क्लाउड इनेबल्स दीज एक्टिविटीज इन एवरी इंडस्ट्री। क्लाउड क्या करती है, ये सारी एक्टिविटीज को इनेबल करती है, कोलैबोरेट, परसीव, कैटेगराइज, प्रेडिक्ट, रिकमेंड, ठीक है। ये कैसे आप आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अबैंडनिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी फॉर ए न्यू वन इज कॉमनली रिफर टू एज द बर्निंग प्लेटफॉर्म इफेक्ट। इसका मतलब ये कि पहले कंपनी अपने पुराने वाले सिस्टम पे चल रही थी, अब वो पुराने वाले सिस्टम को छोड़ के अपना पूरा जो भी डेटा था, जो भी चीज थी, वो क्लाउड पे डालना चाह रही थी। अब जब उन्होंने क्लाउड पे डाल दिया तो इसको कहते हैं बर्निंग प्लेटफॉर्म इफेक्ट, मतलब पुराने वाली चीज को छोड़ के नए टेक्नोलॉजी पे आ जाना है, इसको कहते हैं बर्निंग प्लेटफॉर्म इफेक्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, उन्हें थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा क्लाउड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर, ठीक है। एंड टू कंटिन्यूअली अडॉप्ट एट न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रिएट न्यू पैराडाइम शिफ्ट्स, ठीक है। ये एक मेन प्रॉब्लम है। क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजीज अगर आती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही ही जाए, ठीक है। तो पहली बात उन्हें फेथ रखना पड़ेगा जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर की मदद वो ले रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मानो गूगल क्लाउड की मदद कोई पर्टिकुलर कंपनी ले रही है, ठीक है, तो उन्हें फेथ रखना पड़ेगा गूगल क्लाउड पे और फिर अपने पूरे सिस्टम को चेंज, मतलब यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी में लाना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्री को एक तरह से चेन बदलनी पड़ेगी, क्लाउड की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर चीज कंपनी तभी कर पाती है जब वो फोकस करती है व्हाई दे एग्जिस्ट पे, मतलब उनका बेसिकली काम क्या था, तभी वो कर पाते हैं, नॉट हाउ दे ऑपरेट। अगर कंपनी यही सोचे कि मैं जैसे चल रही हूँ मैं वैसे ही चलूंगी, मैं चेंज नहीं करूंगी, तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको समय के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा नई चीजों पर। जैसे अब मानो ब्लॉकचेन चलने लगा है तो आपको ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं तब भी जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो भी नए फ्रेमवर्क आते हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे, आप पुराने वाले में ही फंसे रहेंगे, तो पहली बात तो आपकी जॉब की हाइक नहीं होगी, आपको सैलरी की हाइक नहीं होगी, जरा सैलरी आपको नहीं मिलेगी और फिर आप मतलब रिलेवेंट भी नहीं रहेंगे ना। तो ये मेन पर्पस है। और जब आप वो वीडियो को देखेंगे तो इसमें इन्होंने दो कंपनियों का एग्जांपल दिया है। एक है निंटेंडो, एक गेमिंग कंपनी थी जिसने क्या किया कि अपने आप को चेंज करते गया, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करता गया और आज भी वो रेलेवेंट है। 1880 में वो पर्टिकुलर कंपनी शुरू हुई थी। आप जब वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेन पर्पस ये था कि जो कंपनी चेंज करती रहेगी अपने आप को, वो आज भी रेलेवेंट है। जो नई टेक्नोलॉजी को समझती रही, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रही, और जो नहीं चेंज करी वो
उसी टाइम पे बंद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। एनी बिजनेस लीडर हु कंसीडर्स क्लाउड टेक्नोलॉजी एज नॉन रेलेवेंट टू देम और इवन वर्स एज ए थ्रेट टू द वे दे ऑलरेडी डन बिजनेस, रिस्क डिस्क्रिप्शन और सीजिंग टू एग्जिट एंटायरली, ठीक है। मेन पर्पस ये है कि कोई भी लीडर ये समझता है कंपनी का कि जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है वो मेरे लिए नहीं बनी है, तो वो ज्यादातर खत्म हो जाती है उसकी कंपनी, क्योंकि मेन चीज ये है कि जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत बड़ी चीज है। आप अपने डेटा को रख सकते हैं और सिर्फ डेटा को नहीं रख सकते हैं, क्लाउड बहुत सारी फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड करता है। क्लाउड मतलब बेसिकली होता है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स, तो ये बहुत सारी फंक्शनलिटीज है जो क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा अभी। तो एक तरह से नेसेसिटी हो गई थी कंपनीज के लिए इस पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, ठीक है। और जो लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे थे उनकी कंपनीज बंद हो जा रही थी। जरूरी नहीं है ऐसा, बट काफी केसेस में ऐसा हो रहा था। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलरेडी रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योर एंड फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये सारी फायदे हैं अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे अपनी कंपनीज के चेन के साथ, ठीक है। या तो अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, अगर आप क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बेसिकली फायदे आपको बताए गए और ऊपर आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो कंपनीज नहीं अडॉप्ट कर रही थी उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT रिफर्स टू एवरीडे ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आर एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा। IoT क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। IoT मतलब जैसे कि आपका मोबाइल हो गया या आपकी घड़ी हो गई, ये बेसिकली जो भी चीज इंटरनेट से जुड़ी हो और इंटरनेट में डेटा को भेजे और वापस ले, मतलब रिसीव करे और सेंड करे डेटा को। और कोई भी चीज हो उसमें डेटा का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप गूगल क्रोम खोल रहे हैं, आप कोई भी साइट खोल रहे हैं, तो उसमें डेटा कंज्यूम हो रहा है आपका, ठीक है, और डेटा क्रिएट हो रहा है। तो मेन बेसिक चीज यही है कि डेटा को कहीं रखना भी पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जिसके लिए क्लाउड रिलेवेंट है। टुडे वी कैन बिल्ड हाईली एक्यूरेट मॉडल्स टू प्रेडिक्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू एंटिसिपेट इंटेंट। तो इसमें बेसिक ये बताया गया कि आप मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं मशीन लर्निंग वाले। आई होप आपको पता होगा। द पावर ऑफ क्लाउड आल्सो चेंजेस द वे वी वर्क बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस। और क्लाउड क्या करता है, जो वर्क करने का तरीका होता है एक तरह से प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। स्टार्टिंग में कंपनीज को प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तरह से नया सिस्टम पूरा हो जाता है, बट आगे चल के वो चीजें सारी ऑटोमेट होती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज कंप्यूटिंग? Computing is the ability to process information and automate tasks most often done by a computer program. Compute power refers to the speed at which a computer is able to process data. Computing अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो एक तरह से कैलकुलेशन, ठीक है। और कंप्यूटिंग पावर डिपेंड करती है refers to the speed at which a computer is able to process data. कौन सी स्पीड से जो आपका कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। पावर ये होती है प्रोसेस कैसे कर पा रहा है आपका कंप्यूटर डेटा को, और कंप्यूटिंग बेसिकली होती है कंप्यूटर कैलकुलेशन कैसे कर पा रहा है। सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम लोग ट्रेडिशनल चिप्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उनकी जगह पे कंप्यूटिंग ने क्या फायदा दिया वो समझना। द फर्स्ट डिसरप्शन कम्स फ्रॉम प्री प्रोसेसर्स दैट आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन एंड व्हिच वी कॉल टीपीयूज। टीपीयूज का फॉर्म होता है टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। तो जो पहला टीपीयू आया था वो 50 टाइम ज्यादा पावरफुल था ट्रेडिशनल चिप्स से, ये पहला था। और दूसरा जो आया था वो आया था क्वांटम वाला, वो 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था चिप से। 100 टाइम नहीं, 100 मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल था, 100 मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी, इससे डिसरप्शन हो गया। जो काम करने में पहले मानो 1 दिन लगता था वो आप इस पर्टिकुलर चीज से टीपीयूज की मदद से 1 घंटे या आधे घंटे में कर पा रहे थे, ठीक है। और जो पर्टिकुलर चीज करने में सालों लगते थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो आप क्वांटम टेक्निक का यूज करके, क्वांटम चिप्स का यूज करके उसको सेकेंड्स में कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसरप्शन था, ये एक मेन चीज थी जो प्रोवाइड करी थी क्लाउड कंप्यूटिंग ने। बट इसका एक डाउन साइड भी था, क्योंकि हर चीज के उतने फायदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका डाउन साइड ये था कि इसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर चाहिए था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए था जिसमें ये पर्टिकुलर चीज काम करती थी। कौन कौन सी चिप्स? जो आपकी टीपीयू थी और जो आपका क्वांटम चिप्स थी, ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल चिप्स कैसे भी काम करती थी, बट यार क्योंकि वो बहुत ही स्लो थी तो उनको हटाना जरूरी था। कंप्यूटिंग विल मेनली बी जनरेटेड इन प्लांट्स व्हिच आर द डेटा सेंटर्स एंड एक्सेस थ्रू अ ग्रिड व्हिच इज द इंटरनेट, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम थी कि जो कंप्यूटिंग की चीजें थी वो दोनों चीजें टीपीयूज और क्वांटम वो सिर्फ जनरेट हो रहे थे प्लांट्स में जो कि डेटा सेंटर थे, और एक्सेस हो रहे थे इंटरनेट की मदद से, ठीक है। अब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या था वो समझो। सो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो थी वो इंसान के हाथ में थी, उसमें आप इनपुट डेटा को प्रोवाइड करते थे, फिर इंसान अपनी एल्गोरिदम लगाता था, अपनी एल्गोरिदम को बीच में लगाता था और उसकी मदद से आउटपुट जनरेट करता था, जैसे बेसिकली होता है, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या थी कि हम लोग इनपुट और आउटपुट सेम टाइम पे डाल रहे थे और उसकी मदद से एक ट्रेंड एल्गोरिदम निकाल रहे थे, ठीक है। एक तरह से ऐसे मानो एक मॉडल ट्रेन कर रहे थे, जो मॉडल निकल रहा था बाद में, ठीक है। तो ये फायदा था क्लाउड कंप्यूटिंग का कि पहले ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आप इनपुट डाल रहे थे और आप ही एल्गोरिदम बना रहे थे और उसकी मदद से आप आउटपुट जनरेट कर रहे थे। तो ये सिंपल था यार, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं प्रोग्रामिंग का, आपको सेट ऑफ इनपुट दिए होते हैं, उस हिसाब से आप कोड लिखते हैं, फिर आप आउटपुट को जनरेट करते हैं, ये सिंपल है, ठीक है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आप इनपुट जो आपको दिया हुआ है और जो आपको चाहिए वो सेम टाइम पे डाल दो, उसकी मदद से एक ट्रेन एल्गोरिदम आपका कोड अपने आप लिख के आ रहा है, ठीक है। मैनी एप्स यूज मशीन लर्निंग टू लर्न अबाउट यूजर प्रेफरेंसेस एंड इंटेंट, ये तो आपने देखा ही है।
कोई भी सोशल मीडिया ऐप है तो वो कैसे भी आप स्क्रॉल करते हैं, कौन चीज़ों को आप देखते हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें को रिकमेंड करता है। जैसे मानो आप कुछ फुटबॉल की पिक्स को ज़्यादा देखना है तो फिर आपको फुटबॉल के पेजेस रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मिलियंस ऑफ यूजर्स दैट एल्गोरिथम इज कंसिस्टेंटली लर्निंग फ्रॉम, ठीक है। तो रोज ये सीखती रहती है एल्गोरिथम बेसिकली एक मशीन लर्निंग मॉडल ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और उतने अच्छे से वो प्रेडिक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सारी चीजें थी जो मेन पॉइंट्स थे। कुछ मेन पॉइंट्स और हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, उनको भी समझ लो शॉर्ट में, फिर इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो से और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। बस एक मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे लग रहा था वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि आई थिंक हो भी गई है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि जब कंपनीज मूव हो रही थी क्लाउड पे, जैसे मानो कोई कंपनी नॉर्मली पहले काम कर रही हो, अब वो उसने पूरा अपना सारी चीजों को शिफ्ट कर दिया क्लाउड पे, एक तरह से क्लाउड पे वो काम करने लगी। तो क्या था कि पहले कंपनीज डेटा को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रहे थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, डेटा सेंटर ज्यादा बनेंगे तो वो अपने डेटा को स्टोर कर पाएंगे। अब डेटा स्टोर कर रहा है उनके लिए क्लाउड, अब वो बेसिकली ज्यादा पैसे लगा पा रहे हैं ऑपरेशनल पे। तो यार मतलब ये कि पहले पैसे ज्यादा लगते थे कैपेक्स पे, अब पैसे ज्यादा लग रहे हैं ओपेक्स पे। ओपेक्स होता है जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे, मतलब कंपनी को ग्रोथ ले जाने के लिए, कंपनी का जो भी काम हो उसको जल्दी करवाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए, कंपनी की बेसिकली ग्रोथ के लिए पैसे अब ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर करना था वो सब आपने क्लाउड ने संभाल लिया था आपके, ठीक है। अब बस आपको कंपनी को ग्रोथ के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे पैसे ज्यादा लगाने थे। अब आपको ये चिंता नहीं करनी थी कि आपको डेटा कहां पे स्टोर करना है। सो यार बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा था, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। सो एक शॉर्ट समरी आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। बस एक शॉर्ट समरी एक लाइन की। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता, क्लाउड की बहुत ज्यादा फंक्शनलिटीज होती हैं, ठीक है। ये आप आगे सीखेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डेंजर ऑफ मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कंपनी जो थी वो अपने जो पुराने वाले उनकी चेन थी उससे निकल के उन्हें नए वाले पे क्लाउड को अडॉप्ट करने के लिए जो चेंजेस चाहिए थे, जिन कंपनियों ने वो किए, वही कंपनीज आज भी रिलेवेंट है। मेन चीज ये थी कि जिन कंपनीज ने अपनी पुरानी चीजों को छोड़ा और नए टेक्नोलॉजीज आते आते उन्हें अडॉप्ट करती रही, वो रेलेवेंट रही। जिन्होंने नहीं किया वो खत्म हो गई, ठीक। जो तीसरा पॉइंट था पैराडिग्म शिफ्ट, इसमें ये था कि अब कैपेक्स में पैसा नहीं लगा रहे थे, ओपेक्स पे पैसा लगा रही थी कंपनीज। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार और स्मार्ट असिस्टेंट थे इस पे पैसे ज्यादा लगने लगे, ऐसी चीज बनने लगी, ठीक है। फोर्थ चीज है कंप्यूट पावर। तो कंप्यूट पावर बेसिकली होती है कि कैसे कंप्यूटर की क्या पावर है जिससे वो पूरे डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। और कंप्यूटिंग बेसिकली होती है सिंपल टर्म्स में कैलकुलेशन। और कंप्यूटिंग के लिए मैंने आपको बेसिकली दो चीज बताई इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिफ्थ पॉइंट, डेटा एज करेंसी में मैंने आपको दो चीजें बताई। पहले ट्रेडिशनल मेथड जो था कि इनपुट आया, उसमें एल्गोरिथम हम लोग डिजाइन करी, उससे आउटपुट जनरेट हुआ। उसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग ने कर दिया कि इनपुट और आउटपुट हम लोग दे रहे थे और उसकी मदद से आपकी जो ट्रेन एल्गोरिथम थी वो निकल रही थी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को रैप अप करते हैं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।